हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन समझ में आया होगा। होप दैट लेक्चर हैज बीन हेल्प यू। नाउ आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम। लेकिन रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं, फिर से एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दूं। नाउ पहली चीज, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। लास्ट डे रिविजन्स आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक से फोकस करें, आई गारंटी यू आपका एग्जाम जबरदस्त जाने वाला है, ठीक है। ओके, अब सवाल ये है सर, लास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स, लास्ट 6 to 7 अटेम्प्ट्स में ये चैप्टर का वेटेज क्या रहा है? तो फ्रेंड्स, वेटेज जो है ना, मार्क्स कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो लास्ट 4 to 5 ट्रेंड है, 4 to 5 एग्जाम्स का ट्रेंड है, नेशनल इनकम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है गाइस, है कंसेप्चुअल लेकिन है छोटा सा चैप्टर। नाउ मैक्सिमम 3 MCQs आते हैं, बराबर। मोस्टली हर बार एग्जाम में 2 MCQs आए हैं, लेकिन मैक्सिमम 3। एक ही बार एग्जाम आया था, जहां तक मेरी नॉलेज है 3 MCQs पूछे गए थे इस चैप्टर से, अगर अदरवाइज हर बार 2 MCQs पूछे जाते हैं। क्या बात करो, यस यस यस, मेरे सारे JKC स्टूडेंट्स को मैंने ये सारी एनालिसिस दी हुई है ना। यस, अगर आप लोग मेरा लेक्चर्स देख चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, कमेंट्स लिखना कि हाँ मैंने ये सारी चीजें बताई थी, बराबर। ओके फाइन, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करते हैं। मैंने ना इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ऐसे पार्ट्स करके कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए। पार्ट ए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और मेथड डिस्कस करूंगा, बराबर। ये इस चैप्टर का हार्ड पार्ट है, ओके। फिर मैं आपको इस पार्ट पे बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के MCQs आए हैं, तो आपका दिमाग एकदम से खुल जाएगा कि अरे यार इसी एंगल से अपने को पढ़ना है, यस, बराबर। फिर मैं आपके साथ पार्ट बी रिवाइज करूंगा। देखो, ये पार्ट ए के साथ MCQs बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, हमने ये नोट्स बनाए। फिर हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे, और पार्ट बी कहाँ गया? पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी 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 हाँ, पार्ट बी में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। पार्ट बी इंपॉर्टेंट टर्म्स, और फिर एक छोटा सा एक और मैंने पार्ट बना दिया है, नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड, विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। टोटल ओवरऑल 6 to 7 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, बराबर। आप मेरे लेक्चर के साथ साथ इसको 1 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लो, और फिर फटाफट मेरे आज रात को जो टेस्ट है ना एट 9 o'clock, बराबर, आप इसका एग्जाम दे देना, ठीक है। फाइन फाइन फाइन, आ जाओ गाइस, फटाफट देखते हैं। पार्ट ए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीनिंग डेफिनेशंस आप सबको पता है। नेशनल इनकम इज नथिंग बट, ठीक है, इन अ ईयर, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बराबर है, इन अ 1 year। नाउ मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अब आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। देश की इनकम, कंट्री की इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? प्रोडक्शन से, बराबर। मतलब पूरे साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, मैं थोड़ी सी समरी दे दूं, इन अ ईयर, बस वही उसी की मनी वैल्यू को क्या करना है? ऐड कर लेना है, बराबर। अगर आप इसकी मनी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो वही नेशनल इनकम बन जाती है। सर, नेशनल इनकम का मतलब क्या? नेशनल इनकम का मतलब बहुत सिंपल है, इनकम ऑफ, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जनरली बोलूं तो इनकम ऑफ 144 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस साल हमारे इंडिया के 144 करोड़ लोगों ने कितना कमाया? हाँ जी, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन अब 140 करोड़ नहीं, 144 करोड़ हो चुकी है हाँ कि ना? यस। तो उन लोगों की इनकम, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई उसको इनकम को कैलकुलेट कैसे करें। घर घर जाके लोगों को पूछना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब लोग कमाते किससे हैं? सब लोग कमाते हैं या तो जॉब करके या प्रोडक्शन करके, और सब कुछ ना क्या ही बेच रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज, तीसरी कोई चीज होती ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये 144 करोड़ 4 फैक्टर्स में डिवाइड होते हैं, बराबर।
एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हाँ कि ना, ये चार ही फैक्टर्स होते हैं और ये चार ही है 144 करोड़ की पब्लिक इन चारों में ही डिवाइड होती है, बराबर। और ब्रॉडली ये चार कैटेगरीज हैं। आप अपनी इनकम को अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन कॉमन नाम चार हैं। लैंड का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपकी इनकम को रेंट कह दिया जाता है इन अ ब्रॉडर सेंस। लेबर है तो सैलरी और वेजेस कह दिया जाता है। कैपिटल है तो इनकम कह दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट कह दिया जाता है, बराबर। मतलब आप इन चारों इनकम्स को ऐड करें तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, बराबर। बट ये जितनी आसानी से डेफिनेशन लिखा गया है उतना आसान होता नहीं ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, राइट। तो टेक्निकलिटी की हम बात करें तो आता है पहला फॉर्मूला, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो नेशनल इनकम के कुछ नाम और है। नेशनल इनकम को जनरली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट, छोटी छोटी बातें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल डिविडेंड। क्या बात करो, अरे अलग अलग नाम है। नेशनल डिविडेंड, नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, बराबर। लेकिन टेक्निकल नाम है जो एमसीक्यूज में लिटरली आता है, नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्यार से हम बुलाते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्यार से गोलू गोलू सा नाम है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बराबर। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये टेक्निकल नाम है। फॉर्मूला इसी से डिराइव करेंगे, एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होती है, ये सारे फैक्टर्स की इनकम। ओ यस, सारे फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर लो, आपको नेशनल इनकम मिल जाए, क्योंकि वही तो इनकम 144 करोड़ की लोगों की इनकम है। और वो लोग किससे कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उतनी ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी। जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी कम नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसलिए तो कहते हैं ना गाइज, इकोनॉमिस्ट लोग कैसे कहते हैं नाउ कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की पहचान क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर मैं ऐसा कहूं रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक ही बात हो गई। नाउ आपको पता है कोई भी देश पुअर नहीं होता, कोई भी देश रिच नहीं होता, देश के लोग रिच होते हैं। इसलिए तो वी कॉल इट नेशनल। नेशनल का मतलब है कंट्री प्लस उसकी पब्लिक, बराबर। तो अगर कंट्री के लोगों की इनकम ज्यादा है तो फिर वो कंट्री रिच है, क्योंकि लोग वहां के रिच है ना। अगर कंट्री पुअर है तो कंट्री पुअर नहीं है, कंट्री के लोग पुअर है। नाउ ये पहचान कैसे है, जिस कंट्री का प्रोडक्शन हाई होता है ना, उन कंट्री का नेशनल इनकम भी हाई होता है। जिस कंट्री का प्रोडक्शन लो होता है, उस कंट्री का नेशनल इनकम भी लो होता है। क्या बात कर रहे हो, यस। डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, अरे समझा, शो ऑल ऑफ यू, क्या बात है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, जो आपने पढ़ा भी है, फटाफट देखो। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, ठीक है। अच्छा सर, ऐसी कोई इनकम जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या वो नेशनल इनकम मानी जाएगी? नहीं। और ये आप पढ़ चुके हो, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। ऐसा कोई भी इनकम जो आपको हुई है जिसमें ना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है ना सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आपको इनकम हुई है, वो नेशनल इनकम नहीं हो सकता। तो सिर्फ उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर इनकम। और आप लोगों ने ये पढ़ा है, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि खाली बस वो मियर ऑफ मनी ट्रांसफर है। ओके, जैसे आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी, बराबर, तो वो आपके लिए इनकम जरूर है, लेकिन वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पॉकेट मनी फ्री में मिली है। क्या बात कर रहे हो, यस, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ मनी। नाउ ओके, ठीक है, मैंने समरी में समझाने की कोशिश करी है। अब सीधे सीधे आ जाओ मुद्दे पे, ठीक है। ये सब तो आपने पढ़ा भी है, सर हमको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दो यार फटाफट। ओके, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एमसीक्यू इसमें से कंफर्म ही आना है, 2 ही एमसीक्यूज का तो चैप्टर है गाइस। नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
बराबर। नाउ नेशनल इनकम का दूसरा टेक्निकल नाम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है प्लीज। नाउ एनएनपी का फॉर्मूला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, बराबर। आप एनडीपी में एनएफआईए ऐड करेंगे तो आप लोग को आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, पहला लेवल सुनते जाना प्लीज, मैं कुछ एनालिसिस निकाल रहा हूं, आपको पता होगा। नाउ देखो एनएनपी और एनडीपी, मैंने एनडीपी से एनएनपी निकाला। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ ये देखो डोमेस्टिक, बराबर। नाउ अब मैं आपको इसमें एनालिसिस करना सिखाता हूं। मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे जेकेएससी के स्टूडेंट्स को जिनको मैंने जिन बैचेस में आई हैव टेकन दी लेक्चर, उन सबको मैंने ऐसा ही एनालिसिस करना सिखाया था। और गाइज आप सबसे कहता हूं, अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करते हैं तो आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये अप्रोच देना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये कंसेप्ट समझाना है ही नहीं, वो तो आप पढ़कर आए हैं, है ना। नाउ देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड करना है, राइट हैंड साइड का जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, बराबर। और ये राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आप लोग को फाइंड करना है। सॉरी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसके पीछे ना सारा फॉर्मूला अपने आप बनता है। तो देखो इसको कंपेयर कैसे करने का, मैं इसी तरीके से सारे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। तो देखो नेट और नेट, एन और एन सेम है, तो लॉजिकली हम फाइंड ही नहीं कर रहे। ओ नेशनल दूसरा एन, और ये डोमेस्टिक, ये डिफरेंस है। प्रोडक्ट तो सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो लॉजिकली आप फर्स्ट पॉइंट पे नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो बताओ आप डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है, एनएफआईए। तो देखो ये तीन डिफरेंस जिसको पता है ना, वो आप लोग को कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज व्हाट, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर। नाउ एनएफआईए जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, और जो कि जीरो भी हो सकता है। सर ये कैसे, एनएफआईए कैलकुलेट किया जाता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट से, राइट। एनएफआईए कैलकुलेट किया जाता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट से, हाँ कि ना। तो रिसिप्ट अगर ज्यादा है पेमेंट से तो एनएफआईए विल बी पॉजिटिव, पेमेंट अगर ज्यादा है रिसिप्ट से तो नेगेटिव, और अगर रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट है तो जीरो हो जाएगा, बराबर। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। बट अगर नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है तो गाइस फॉर्मूले में एनएफआईए जरूर आएगा। अच्छा जी, हाँ। नाउ ओके, अब देखो दूसरा लेवल का फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट लेवल पे मुझे एनडीपी निकालना था, बराबर है। ये सब मैं रब कर रहा हूं ताकि खिचड़ी ना रहे। नाउ एनडीपी निकालने के लिए मैं सेकेंड लेवल पे जाता हूं, हाउ आई शुड फाइंड एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपका फॉर्मूला बनता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अब सुनो, ये जो है एनडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है वो मुझे फाइंड करना है, बराबर। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क है, तो देखो एन और जी, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी देखो सब कुछ सेम है। डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम। मतलब आपको पता है आप सेकेंड लेवल पे क्या सॉल्व कर रहे हो, खाली ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर रहे हो। यस, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। तो देखो आज के बाद आप ये थ्योरी याद रखेंगे, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपको फॉर्मूले में ग्रॉस और नेट का डिफरेंस निकालना हो, हमेशा आपके फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन आएगा, ये कंफर्म है। अच्छा जी, हाँ जी। नाउ तो आज के बाद याद रखो, जहां पर भी ग्रॉस और नेट वर्ड आ जाए, ग्रॉस और नेट का फर्क फाइंड करना है तो हमेशा डेप्रिसिएशन पिक्चर में आएगा, और ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब तीसरे लेवल पे आओ, थर्ड लेवल पे आ जाओ ना। यही तो एनालिसिस है, सीधा सीधा फॉर्मूला रट्टा मार के आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। इफ यू आर रटोफाइंग दिस फॉर्मूला एंड यू आर सेइंग योरसेल्फ कि यू अंडरस्टूड इट, एक्चुअली यू डिडंट अंडरस्टूड, you will not be able to solve a single MCQ. Okay, now gross domestic product at factor cost and GDP at market price. अब आप मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है, पीछे का ऑप्शन अपने आप बन जाएगा, बोलो बोलो। GDP at factor cost, GDP at market price, what is the difference?
गाइस जीडीपी तो सेम है ना, खाली डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का, राइट। तो गाइस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ कुछ लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वो कभी नहीं आता यहाँ। इनडायरेक्ट बराबर यस, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी, कस्टम्स, बराबर ये सारी चीजें, और सब्सिडीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों को नेट इफेक्ट देता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कभी कभी एग्जाम में आपको एनआईटी वर्ड आ जाएगा, एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा वो, ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स वाला इफेक्ट देना होगा। तो देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये देखो तीसरा डिफरेंस, इट्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का नेट इफेक्ट, एनआईटी। ऑल ऑफ यू पक्का। अब देखो मेरा पर्पस आपको ये फॉर्मूला समझाना नहीं, मेरा पर्पस है आपको रियलाइज करवाना डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज व्हाट, एनएफआई है। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सर हमको इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। यस, इनको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो देखो नाउ सीधा फॉर्मूला और उल्टा फॉर्मूला, वो तो आपको कभी भी घुमा सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक दिया है, एरो मार्क फोकस करना, डोमेस्टिक से नेशनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेशनल। डोमेस्टिक दिया है एंड दे टेल यू टू फाइंड आउट कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल, तो फिर आप एनएफआई को ऐड कर देना, ओके। लेकिन एग्जाम में कभी कभी उल्टा भी होगा, ये तो सीधा फॉर्मूला है। नाउ आपको एग्जाम में नेशनल दिया हो एंड दे टेल यू टू फाइंड आउट डोमेस्टिक, ठीक है, तो फिर आपको एनएफआई माइनस करना होगा। ओ सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है, इफ दे गिव यू ग्रॉस एंड दे टेल यू टू फाइंड आउट नेट, तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही नेट मिल जाएगा, ओके। और अगर नेट दिया हो और ग्रॉस फाइंड करना है, बराबर, तो उल्टा करना है, तो आप माइनस को कर देंगे प्लस। सीधा याद रखो, उल्टा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है और फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, इफ दे गिव यू मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, ओके ना। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया है और मार्केट प्राइस पूछा है, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर लेंगे। फाइन, दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस जिसको आता है वो एक एमसीक्यू कंफर्म सॉल्व कर लेगा। श्योर है? अरे आई एम वेरी श्योर, ठीक है। फाइन फाइन फाइन, तो ये रहा नेशनल इनकम का फॉर्मूला, बराबर। बट यू नो व्हाट, नेशनल इनकम निकलती है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीडीपी निकालने के 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। यस यस यस। नाउ ये देखो, नाउ यहां पे देखो चीजों को रब कर रहा हूं। अगर आप सीधे फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, फिर वहां से स्टेप 2 पे चढ़ेंगे, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, फिर आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के बाद एनएनपी पे चढ़ेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे, बराबर। नाउ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एनएफआई ऐड करेंगे, तब जाके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, राइट। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है गवर्नमेंट के लिए? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना। क्या बात करो, यस, ये जीडीपी कैलकुलेट करना। आज जो मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं ना, वो आपने पढ़ी जरूर है, लेकिन याद नहीं रहती स्टूडेंट्स को। जीडीपी कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है? तो आप लोगों ने जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ा है, C+I+G + X - M, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, बराबर ना। ये फॉर्मूला पढ़ना आसान है, जब आप इन सबको ऐड करते हो ना, तो आपको मिलता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेट किया जाता है 3 मेथड से, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड।
ठीक है, तो ये है मेन मेथड्स। हाँ, जीडीपी निकालने के बाद तो गेम ओवर, जीडीपी से नेशनल इनकम आराम से निकल जाता है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल का फर्क ही क्या है, एनएफआई तो है। यस, तो देखो प्लीज मेरी चीजों को ध्यान से सुनना। नाउ अब इन तीनों मेथड में से गवर्नमेंट कोई भी मेथड यूज करे, यू विल गोइंग टू गेट सेम आंसर। तो इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च करके इतने सालों के एक्सपीरियंस से 3 मेथड डेवलप किए। कोई भी देश, कोई भी कंट्री बराबर अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, पहले तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स यूज कर सकती है। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसे वैल्यूडेड मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों मेथड से सेम आंसर निकलेगा ऑब्वियसली, तभी तो 3 मेथड्स हैं, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो जो मोस्ट सुटेबल मेथड हो विच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बराबर, आप तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड गवर्नमेंट यूज करे और कैलकुलेशन करे। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आया, हमारी कंट्री में नेशनल इनकम कैलकुलेट करता कौन है? अब तुम बोलोगे गवर्नमेंट, हाँ पता है, पर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? तो ये भी याद रख लो, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, हमारी इंडिया में, बराबर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारे इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है, बराबर, उन्हीं को ये पूरा काम दिया गया है जो कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बराबर। ओके, ठीक है। नाउ अब सवाल ये आता है कि सर जब तीनों मेथड से सेम आंसर निकलता है तो 3 मेथड क्यों बनाए? गाइस, डिपेंड करता है डेटा, नेशनल इनकम डेटा पे ही तो है, बराबर, और नेशनल इनकम कभी एक्यूरेट नहीं होता, इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड, हाँ कि ना? यस, आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एस्टिमेटेड, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ईयरली, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, ठीक है, एंड इट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट क्योंकि हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। 4 बातें, कोई पूछता नहीं है, सीएसओ एक बार पूछा है ना, बाकी सब ठीक ठाक है। अब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि गवर्नमेंट के पास कौन सा डेटा अवेलेबल होता है। तो सर विच मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड? इनकम मेथड। नेशनल इनकम है भाई, तो इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करना चाहिए, ये सबसे अच्छा और लॉजिकल मेथड है। डेवलप कंट्रीज नॉर्मली इनकम मेथड से ही पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करती हैं, लेकिन इंडिया के पास अभी इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता, इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, वो एक मेथड पे डिपेंड नहीं रहती, इसलिए वो सेक्टर टू सेक्टर मेथड चेंज कर देती है। क्या बात करो, हाँ हम तीनों मेथड्स यूज करती है इंडियन गवर्नमेंट। आपको पता है प्रोडक्शन मेथड कहां पर यूज होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्रोडक्शन मेथड फिजिकल गुड्स के लिए काम आता है नॉर्मली, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे फिजिकल गुड्स ग्रो होते हैं उसकी मनी वैल्यू। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम हमेशा, ठीक है, ये 2 सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड यूज होता है। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में इनकम मेथड, क्योंकि सर्विस में सब कुछ इंटेंजिबल होता है तो उसमें हम गुड्स की वैल्यू कभी निकाल भी नहीं सकते, बराबर, तो सर्विस सेक्टर में इनकम मेथड यूज होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड नॉर्मली जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। तो हमारा गवर्नमेंट हर सेक्टर में अलग अलग मेथड यूज करता है जैसा डेटा अवेलेबल, और फिर सबको मर्ज करके जीडीपी कैलकुलेट करता है। ओके, ये भी आपके लिए एमसीक्यू है कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोडक्शन मेथड कौन से सेक्टर्स के लिए यूज करती है, तो ये भी याद रखिएगा आप फटाफट। बातों बातों में कितने सारे एमसीक्यूज निकल जाते हैं, राइट? ओ माय गॉड, ध्यान से सुनते रहना ना। अब प्रोडक्शन मेथड, अब फॉर्मूले, एग्जाम में डेफिनेशंस आते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए, देखो अभी एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यूडेड मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मेथड कहता है कि भाई हम सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, वो लोग सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, बराबर, इसका डेफिनेशन यही है, सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ वन ईयर। अब ये लोग खाली फिनिश गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता क्योंकि एक का फिनिश गुड दूसरे का रॉ मटेरियल होता है। अब अगर सबको फिनिश गुड्स मान लिया तो डबल काउंटिंग हो जाती है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि कौन सा गुड्स फिनिश्ड है और कौन सा गुड्स रॉ मटेरियल है ना? यस, तो प्रोडक्शन मेथड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बिग इश्यू। और डबल काउंटिंग हो जाने से नेशनल इनकम डबल हो जाता है, बराबर, तो फिर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, बराबर। अच्छा, डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? कितनी बार काउंट होना, 2 बार कि 3 बार कि 5 बार?
नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है, डबल काउंटिंग का मतलब होता है मोर देन वंस। 2 बार काउंट हुआ तो भी डबल काउंटिंग, 3 बार काउंट हुआ तो भी डबल काउंटिंग, 10 बार काउंट हुआ तो भी डबल काउंटिंग। क्या बात करो, यस, डबल काउंटिंग का मतलब होता है मोर देन वंस। कोई भी चीज एक बार से ज्यादा काउंट हो जाए तो उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। हाँ, इंग्लिश वर्ड के हिसाब से 2 बार, बट ना, इट इज मोर देन वंस। ओके, तो प्रोडक्शन मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यार डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक अच्छा सा मेथड निकाला कि भाई हम लोग वैल्यू एडिशन लेंगे, हम सीधा मार्केट प्राइस नहीं लेंगे। क्या बात करो, वैल्यू एडिशन का मतलब, आप वैल्यू एडिशन का मतलब, ठीक है, आप फिनिश गुड्स का मार्केट प्राइस लेंगे, लेकिन उसमें से रॉ मटेरियल का कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा जीवीए। अब इसमें बहुत माइनर सा लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं ना, जीडीपी निकालने के लिए, बराबर ना, वो लोग क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स कहते हैं, बराबर ना, उसमें से इसका रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे ही आप रॉ मटेरियल माइनस कर दोगे, आपको क्या मिलेगा मालूम है, खाली वैल्यू एडिशन, इसलिए इसको जीवीए भी कहते हैं, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, बराबर, यस। अच्छा, रॉ मटेरियल को एक और नाम से जाना जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। मोस्टली आपको एग्जाम में ये वर्ड यूज होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप पूरे इंडिया में करंट ईयर में जितने भी गुड्स बने हैं, फिनिश गुड्स, सबको कंसीडर करो उसका मार्केट वैल्यू, और आप रॉ मटेरियल माइनस कर दें, तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम जीवीए, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिशन, जीवीए। अब क्वेश्चन में वो लोग जीवीए भी बोल सकते हैं, जीडीपी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो, आपको जीडीपी मिल गया कि नहीं, यस ना। अब मुझे बताओ, आप एनवीए कैसे निकालोगे? हाँ, अब मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूं, जीवीए या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यस यस यस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड एनडीपी या फाइंड एनवीए, नेट वैल्यू एडेड। तो गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको जीवीए निकला है कि नहीं, बताओ। मैंने आपसे कहा था आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोच होना चाहिए कि जो दिया है और जो फाइंड करना है उसके बीच में का डिफरेंस। तो देखो, कहने से एन और जी का फर्क है, बाकी वीए सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, यस। तो ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है, बोलो? अभी समझाया था। इधर देखो, ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है, ये देखो, ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन ना। तो फिर कितनी बार कहां पे कंफ्यूज हो गए? जहां पर भी पूरे चैप्टर में जब भी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस पूछे, डेप्रिसिएशन। पूरे चैप्टर में जहां पर भी वर्ड डोमेस्टिक और नेशनल वर्ड आ जाए, ठीक है, तो एनएफआई है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट आ जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे ग्रॉस और नेट का फर्क है, तो माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। तो जीवीए में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनवीए मिल जाता है, एनवीए मतलब एनडीपी मिल जाता है। ओके, तो सुनो, 2 बातें, ठीक है, आपको समझा कि नहीं समझा, आई डोंट नो। नहीं समझा तो डिटेल लेक्चर्स देखो, समरी मेरे पास देखो। नाउ, कभी कभी एग्जाम में लिटरली ट्रू और फॉल्स में आता है, प्रोडक्शन मेथड से आप क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? मैं कैलकुलेट कर पाता हूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी को जीवीए कहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, नाउ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आपको एक बार और अप्रोच दे रहा हूं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको प्रोडक्शन मेथड से मिलता है, हाँ कि ना? यस सर। अब मुझे चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल इनकम। आप मुझे फॉर्मूला बना के दो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाँ, मेन पर्पस तो नेशनल इनकम है, लेकिन प्रोडक्शन मेथड पहले आपको जीडीपी दे देगा। जीडीपी से नेशनल इनकम निकलेगा कैसे, पीछे का फॉर्मूला बनाओ। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, नेट और ग्रॉस कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू के पहले राइट हैंड साइड में जो पहला आइटम दिया दैट इज गिवन, पीछे का फॉर्मूला अपने आप बनता है, उसी को तो एनालिसिस कहते हैं। जिसको ये नहीं आता ना अप्रोच, उसे नेशनल इनकम नहीं आता भाई, बहुत सिंपल है, रट्टा कितना भी मार लो, क्या बात करो, ऑब्वियसली दिस इज द मेन कंसेप्ट। नाउ ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस, बोलो? डेप्रिसिएशन, राइट। तो ग्रॉस से नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, देखो पीछे का फॉर्मूला अपने आप बनता है।
तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस निकल गया कि नहीं? यस। डोमेस्टिक और नेशनल, यहां पे सेकंड क्या है? नेशनल, और यहां पे क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है? बोलो। NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल निकाल रहे हो ना, तो प्लस NFIA है ना, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। नाउ देन प्रोडक्ट तो सेम है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ओहो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये बन गया नेशनल इनकम। GDP निकालने को आना चाहिए। तो प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? GDP एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? GDP एट मार्केट प्राइस। बाकी का पीछे का फॉर्मूला कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, वैल्यूएडिशन क्यों कहते हैं? रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? डबल काउंटिंग की वजह से। हो गया ना भाई याद? शो, क्या बात है। अब चलते हैं आगे। नाउ प्रोडक्शन मेथड के बाद अब फटाफट हो जाएगा इनकम मेथड। इनकम मेथड में, ठीक है, हम गुड्स के हिसाब से नहीं जाते, हम 144 करोड़ के लोगों की साल की इनकम का टोटल मारते हैं। मतलब हम फैक्टर इनकम्स को ऐड करते हैं। यहां पे गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाता। इस चैप्टर में हम फैक्टर इनकम्स कंसीडर करते हैं। फैक्टर इनकम्स को फैक्टर पेमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर वर्ड कहीं पे भी फैक्टर पेमेंट या फैक्टर वर्ड आ जाए, समझ जाना वो इनकम्स की बात कर रहे हैं। फिनिश गुड्स का वर्ड आ जाए, समझ जाना वो प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। फैक्टर इनकम का मतलब होता है लैंड को रेंट पे करना, लेबर को सैलरीज और वेजेस पे करना, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करना और प्रॉफिट। और बराबर ये देखो फॉर्मूला लिखा है। इसके साथ एक और चीज ऐड होगी, मिक्स इनकम। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे एक गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। GDP नहीं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, इनकम मेथड से कभी भी GDP नहीं आता, ग्रॉस नहीं आता, सीधा NDP आता है। क्या बात कर रहे हो? यस, सीधा NDP। सर आपने प्रोडक्शन मेथड में तो GDP बोला, हाँ नहीं याद है ना? तो सुनो, प्रोडक्शन मेथड से आप लोग को मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से आपको मिलता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और या फिर वो इन पे फोकस ही नहीं करते और एग्जाम में इसी के ऊपर ट्रू और फॉल्स आ जाता है। फ्रॉम इनकम मेथड वी गेट GDP और वी गेट NDP। प्रोडक्शन मेथड से वी गेट GDP, और वो भी मार्केट प्राइस। हाँ, प्रोडक्शन मेथड से GDP एट मार्केट प्राइस, इनकम मेथड से NDP एट सीधा फैक्टर कॉस्ट। पक्का? क्या बात है, इतनी हैमरिंग कर रहा हूं रिवीजन में, बराबर? ओके, तो देखो NDP के दो डेफिनेशंस है इनकम मेथड के। एक फैक्टर इनकम को ऐड करना, या वो लोग कहेंगे सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम इज वन द सेम। ठीक है, नाउ इससे NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, रेंट प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। सर मिक्स इनकम क्या होती है? पढ़ तो लिया है, एक बार मेरे से भी सुन लो, बराबर? मिक्स इनकम मतलब वो इनकम ना जिसके अंदर प्रॉफिट और सैलरी दोनों का मिक्सचर है। मतलब ऐसी इनकम जिसमें सैलरी और प्रॉफिट का बाइफर्केशन नहीं हो पाता, मिक्सचर रहता है, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये कब होता है? जब ओनर प्लेज अ डुअल रोल। वो एम्प्लॉय लेबर का भी रोल प्ले करता है अपने ही बिजनेस में और अपने मालिक का भी। ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस में मालिक मैनेजर भी है और मालिक ओनर भी है, बराबर? प्रोफेशनल्स वगैरह। तो मालूम है स्टार्टिंग में जब CS बनने के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है, तो क्या आपके पास क्या असिस्टेंट्स वगैरह होंगे? क्या डिपार्टमेंट्स होंगे? ना, सब कुछ आप ही होंगे इनिशियल लेवल पे। तो इनिशियल लेवल पे आप ही खुद अपने बिजनेस में ओनर हैं और आप ही खुद लेबर हैं। तो जो आप कमाएंगे वो मिक्स इनकम होगी। ओके, यस, बराबर? तुम बोलोगे यार मैं ही मेहनत कर रहा हूं और मैं ही कमा रहा हूं, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो इनकम मेथड, लेकिन अब एक डाउट, सर आपने कहा इनकम मेथड से NDP निकला, लेकिन हमारा चैप्टर तो नेशनल इनकम है, फिर नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? अब ग्रो अप गाइस, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। आपको इनकम मेथड ने क्या दे दिया? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। निकालो। अब मुझे चाहिए आप डिफरेंस निकाल के पीछे का फॉर्मूला बनाएं।
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। आप करो फॉर्मूला सॉल्व, करो करो करो, ऐसा मत सोचो कि आई एम इन द, ठीक है, मैं आपको वीडियो में दिख रहा हूं, दिल से दिल का रिश्ता है, आई कैन वॉच यू, आई कैन एनालाइज यू। हाँ हाँ हाँ, चीटिंग नहीं करना, फाइंड करके बताओ। Now listen guys, understand, कंपैरिजन एक बार और, पहला n और n नेट नेट सेम है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। नेशनल और डोमेस्टिक, ओहो, नेशनल एंड डोमेस्टिक, व्हाट इज द डिफरेंस? डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस? बोलो बोलो, NFIA, कितनी बार बोलूं यार। तो डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए आप NFIA क्या करोगे? ऐड करोगे। प्रोडक्ट सेम, पीपी सेम, फैक्टर कॉस्ट सेम, बस बन गया नेशनल इनकम, पीछे और कुछ नहीं आना है। क्या बात करो, ऑब्वियसली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। गाइस घुमा फिरा के ना आप इसी बॉक्स पे आओगे, देखना ये बॉक्स ना वॉरियर बॉक्स है, योद्धा सीरीज का योद्धा कॉन्सेप्ट। ऑल ऑफ यू, यस, हो गया, डन, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ लिसन, एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड में आप लोग पूरी सोसाइटी का, पूरे साल का, साल में जितने भी होल सोसाइटी ने खर्चे किए हैं वो सारे ऐड करते हो। सर सोसाइटी का मतलब क्या? सोसाइटी का मतलब है कंज्यूमर और बिजनेस कम्युनिटी के खर्चे। कंज्यूमर, देखो सोसाइटी में 3 लोग होते हैं, एक होते कंज्यूमर्स, एक होती है बिजनेस कम्युनिटी, और एक होता है गवर्नमेंट खुद। हाँ कि ना? ये 3 लोग खर्चा करते हैं। ये 2 लोग किस पे खर्चा करते हैं? कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट भी तो एक खर्चा है, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना, बराबर, ये सब खर्चा है। कंज्यूमर्स और बिजनेस कम्युनिटीज C+I में आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही करता है, बट उसे एक लाइन में दे दिया G, तो C+I+G में पूरी सोसाइटी आ गई। यस, पर देखो तो इसमें क्या लिखा है? इन दिस मेथड ओनली एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ करंट ईयर बराबर आर कंसीडर्ड। हाँ कि ना? तो इससे भी क्या मिलेगा? इससे लॉजिकली आपको मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। क्या बात करते हो? हाँ, इससे नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं मिलता, इससे मिलता है GDP। इसे नेशनल इनकम इसलिए कहते हैं, फिर आगे हम एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। आपको मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। पर सर प्रोडक्शन मेथड से भी GDP मिलता है ना? हाँ, प्रोडक्शन मेथड से भी GDP एट मार्केट प्राइस मिलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप यू विल गोइंग टू कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। खाली इनकम मेथड ऐसा है जहां पे आपको सीधा NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। ओके, फिर GDP एट मार्केट प्राइस मिलने के बाद आप वहां से नेशनल इनकम डिराइव कर लेते हो। ओके, तो मेन कंटेंट तो डोमेस्टिक इनकम है ना। तो फिर NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलेगा? GDP एट मार्केट प्राइस मिलने पे इसमें से वही 3 एडजस्टमेंट, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, फिर प्लस NFIA बराबर प्लस NIT। वो अब आपको समझ जाना चाहिए पीछे का फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू। तो ये हुआ नाउ सारे मेथड्स, मेरा पार्ट A कंप्लीट, पार्ट A कंप्लीट। अब अगर एक लास्ट टाइम मैं आपको यहां पे समझा दूं, प्लीज यहां पे देखना, मेरा कंक्लूजन ये है, ये मेन ही तो यही तो फॉर्मूला है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट, मैं रेड से लिख रहा हूं, ये GDP एट मार्केट प्राइस जो है ना, ये किससे निकलता है? प्रोडक्शन मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड, जिसे GVA भी कहते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर आगे का फॉर्मूला नेशनल इनकम के लिए शुरू होता है। लेकिन जो इनकम मेथड है ना, वो डायरेक्टली आपको NDP ही दे देता है। दिस NDP एट फैक्टर कॉस्ट किससे निकलता है? इनकम मेथड से। अरे बराबर, इनकम मेथड। अब ये NDP एक ही है, तो सीधा NFI ऐड करोगे, नेशनल इनकम आ जाएगा ना। यस, इससे ज्यादा समरी क्वालिटी के साथ नहीं हो सकती। अब
अगर आप लोग को ये मेथड समझ गए हैं तो आप नीचे दिए गए फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो फिर पढ़ो डिटेल पूरा बैठ के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? कौन सा मेथड बराबर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो देखो डेफिनेशंस है। इन प्रोडक्ट मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी नीड टू डिडक्ट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ट्रू है, प्रोडक्शन मेथड से बराबर है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस करना पड़ता है, बराबर। तो ये तो ट्रू है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंडिचर मेथड वी मेजर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ट्रू है कि फॉल्स है? ओए फॉल्स है, दिस इज माय आंसर। ये ट्रू था, ये फॉल्स है। सर क्यों? फैक्टर पेमेंट्स है ना, फैक्टर पेमेंट्स इनकम मेथड में यूज होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं। हाँ रे, इन इनकम मेथड वी मेजर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट, दीज वर्ड्स आर वन एंड द सेम। ठीक है, ये ट्रू है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। इन प्रोडक्ट मेथड वी मेजर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये भी ट्रू है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। बी इज द आंसर। ओके, नाउ which of the following ministry is responsible in India for computing of GDP? Who is responsible? CSO, Central Statistical and Program Implementation, CSO, बता दिया मैंने already. Third one, total factor income in the form of wages, profit, rent, interest, etc. earned by the owner, factors of production, supplying factor services in the domestic territory of the country. Accounting year is also known as. क्या बोल रहा है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, देख ले। CSET नवंबर 2021, बराबर। हमारा योद्धा सीरीज ना गाइस एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड है, बराबर। JKSC इज ऑलवेज देयर फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें क्या लिखा है मालूम है? When we add wages, profit, rent, interest and the profit of the owners, what we get? So can I say when they add wages, profit, rent, income, they are talking about income method? Yes. From income method, what they get? GDP, NDP, what? NDP at factor cost. तो देखो GDP तो wrong ही है, NDP at market price wrong, NDP at factor cost. Guys, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक जगह पे फैक्टर कॉस्ट आना चाहिए था, बी और डी मिस्टेक हो गई है। आप भी प्लीज नोट्स में फैक्टर कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, यही इसी पे तो फोकस कर रहा हूं मैं कब से। नाउ नेक्स्ट, व्हाट द फॉर्मूला वैल्यू टू कंप्यूट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? ओहो, नीचे दिए गए, नीचे फॉर्मूले दिए हैं, आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? अब मालूम है यही तो एनालिसिस करनी है, मुझे एनएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा? आपको एग्जाम में वर्किंग पेपर, कैलसी कुछ भी अलाउड नहीं है, विजुअलाइज करना होगा। एम आई करेक्ट? तो देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, सर ये कैसे पता चलता है? तो ले देखो ना, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है। मैं हमेशा ऐसे ही जाता हूं, ये कंपैरिजन करके ही बराबर आपको आंसर्स मिलेंगे। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से देखो डेप्रिसिएशन माइनस किया है। हाँ, ये कंप्लीट है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक अभी तक थोड़ा करेक्ट है। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस NFIA होता है, पीछे NFIA लिखा है फॉर्मूले में नहीं, तो ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, हटाओ इसको। दूसरा, मुझे चाहिए NNP एट मार्केट प्राइस। पहला, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन, बराबर। लेकिन ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन होना चाहिए, इन्होंने प्लस डेप्रिसिएशन किया, बराबर। तो ये भी फॉर्मूला क्या हो गया? रॉन्ग। माइनस होता तो राइट हो जाता, छोड़ो। एनएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है। ओ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? नेट और ग्रॉस का क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन किया है, अभी तक राइट है। नेशनल सेम है, तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। प्रोडक्ट सेम है, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। मार्केट प्राइस सेम है, मतलब खाली एक ही चीज माइनस होगी, डेप्रिसिएशन। सी इज द करेक्ट आंसर। सर ऐसे सोचना है, ऑब्वियसली अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते गाइस, तो गाइस आप कर रहे हैं मिस्टेक। फाइन, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 accepted methods
to calculate a country's national income? Which of the following is one of the three accepted method of calculating country's national income? Valued method, ये भी accepted है. इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं. इंपोर्ट एक्सपेंस, ये भी ऐसा कोई मेथड नहीं होता. नॉमिनल एक्सपेंस मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं होता. वैल्यू एडेड मेथड इज द ओनली मेथड. बाकी सब तो कुछ भी नाम दे रहे हैं. CSET में 2021 का क्वेश्चन कितना सिंपल था. 6th आ जाओ, कैलकुलेशंस. बराबर, लास्ट 2 अटेम्प्ट से जो मैंने पेपर एनालिसिस किए हैं, कैलकुलेशंस नहीं आए हैं, बट गाइज कैलकुलेशंस आते हैं. From the following information, calculate GDP at market price. अब देखो ये कैलकुलेशन है. एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेशंस भी आते हैं, हाँ, लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से कैलकुलेशंस नहीं आए हैं. बट गाइज आप लोग के साथ एक प्रॉब्लम है. आप सारे क्वेश्चंस ना लिख के सॉल्व करते हो, लेकिन एग्जाम में आपको मेंटल कैलकुलेशंस करनी है, एज पेन एंड पेपर्स आर नॉट अलाउड. बराबर, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि प्लीज थोड़ा ओरल प्रैक्टिस करो. तो आज रात को जो एग्जाम्स होने वाली है ना मेरे नेशनल इनकम की, आप कैल्सी वगैरह यूज नहीं करेंगे. आपको कोई भी एग्जाम में कैल्सी यूज नहीं करनी चाहिए. और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना पक्का? यस. ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है. बराबर, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे ओरली, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बिकॉज आपको विजन आना चाहिए. नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में क्या दिया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ओहो, बस 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 बस, कंपेयर करो और फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे. देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो सेम है ना? तो ये दोनों तो सेम ही है, खाली आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस निकालना है. अब मेरे को समझा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस तो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. बराबर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. हाँ, पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में क्या करोगे? ऐड करोगे कि लेस करोगे? देखो, तो सीधा फॉर्मूला मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट होता है ना, तो हम लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड होगा. ये आपको याद आना बहुत जरूरी है. जिसको ये विजुअलाइज हो गया वो आंसर निकाल देगा. अब मेरे को ये विजुअलाइज हो गया कि यार जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी करना है, तो आ जाओ. तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स 200 करोड़ दिए हैं, सब्सिडीज 70 करोड़. तो मैं पहले इसका ओरली एनआईटी निकाल लेता हूं. तो मेरे दिमाग में विजुअलाइज कर रहा हूं कि भाई 200 माइनस 70 करूंगा तो 130 करोड़ होगा, और 130 करोड़ मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर लूंगा? ऐड. तो 330 करोड़ का आंसर आ जाएगा. ओ, समझा? यस. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? कौन सा इक्वेशन ट्रू है? बराबर, अब इसमें भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज फाइंड करनी होती है, राइट हैंड साइड वाला पहला वर्ड बराबर इज गिवन, पीछे का फॉर्मूला अपने आप बनेगा कंपैरिजन करके, याद रखना. नाउ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी और एनडीपी में सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है. नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क होता है एनएफआईए. पीछे एनएफआईए ही दिया है, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड होगा. गाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन बाकी तीनों रॉन्ग क्यों, वो भी तो देखो. बी देखो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस. नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क है. बराबर, नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क एनएफआईए, वो तो इन्होंने ऐड कर दिया. लेकिन गाइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस एनआईटी होता है, माइनस एनआईटी इन्होंने किया ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया. ओ, सी देखो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल और डोमेस्टिक का ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट? लेकिन नेशनल डोमेस्टिक का फर्क एनएफआईए होता है. हाँ, तो एनएफआईए लिखा है ना सर, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करना होता है, उन्होंने माइनस किया है. दिस इज द रॉन्ग आंसर. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस. नेट नेशनल, एन और डी, नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है. नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क एनएफआईए होता है. बराबर, तो इन्होंने माइनस कर दिया. एक तो ये रॉन्ग, प्लस एनआईटी नहीं लिखा, ये भी इनकम्प्लीट भी है और रॉन्ग भी है. ए इज द आंसर. Wages, rent, interest and profits are variables considered for computing national income under income. Which of the following method? Guys, income method. Income method में तो factor income से जाते हैं. Yes. कितने simple questions हैं? Next. The formula to compute GNP at market price is, again equation based question. ऐसा formula select करो जो GNP at market price calculate करके दे दे. तो GNP at market price दिया है, GDP at market price is given. GNP at find करना है, इक्वल टू के इधर वाला. तो GNP at market price, GDP at market price, बताओ डिफरेंस किस चीज का है? नेट, नेशनल और डोमेस्टिक का.
नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क होता है NFIA, पर ये तो डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, कोई लेना देना ही नहीं, आंसर ही रॉन्ग हो गया। GNP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस, फर्क है अगेन नेशनल एंड डोमेस्टिक का। विजुअलाइज करो, नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क होता है NFIA। हाँ, फॉर्मूले में NFIA लिखा है, लेकिन डोमेस्टिक में NFIA होना चाहिए ऐड, इन्होंने किया है लेस, ये भी मेरा आंसर नहीं है। GNP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस, दोनों में फर्क है नेशनल और डोमेस्टिक का, एक ही फर्क है। यस, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क होता है NFIA, NFIA होना चाहिए था डोमेस्टिक में ऐड, इन्होंने ऐड किया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपने आप से पूछते रहो, आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट, the sum total of all factor incomes earned in the domestic territory is known as, guys फैक्टर इनकम को ऐड करने का मतलब है इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। जब आप इनकम मेथड फॉलो करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? तो गाइज इनकम मेथड से आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है, बी इज द आंसर। कॉन्सेप्चुअल है, याद रखियो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट GVA? GVA, पब्लिक GVA को सुन के डर जाएगा, ओ GVA मतलब GDP, लेकिन वैल्यूएटेड मतलब प्रोडक्शन मेथड, राइट, एट मार्केट प्राइस। बराबर, बताओ आपको GVA एट मार्केट प्राइस चाहिए, और क्वेश्चन में देखो सब में GVA दिया है। आपको अगर याद नहीं समझ में आता तो GVA को विजुअलाइज करो, इज इक्वल टू GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, तो स्टार्टिंग ही GVA से हुआ तो GVA तो सेम है, हाँ कि ना, खाली मार्केट प्राइस निकालना है। तो सुनो, बेसिक प्राइस करके कुछ नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट दिया है, देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट का प्राइस का डिफरेंस इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, सी इज द आंसर। इनकम टैक्स तो रॉन्ग ही है, ओ समझा। 13, a method of calculating national income is based on the principle that revenue made by all business combined must be divided among the factors of production, salary, wages. This method is called income method. Salary, wages, ये वो सब आ जाए, income method होता है। Which of the following statement is correct? ओहो, ये देखो CACT नवंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखता है देखो, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस represent the factor income received by the owners of factors of production. Owners मतलब factor of production के owner का मतलब land, labor, capital, entrepreneur, for supplying factor services within the domestic territory. अगर आप सारे factors को add करेंगे तो आपको NDP at market price मिलेगा। बोलो क्या ये statement true है? Wrong, ये statement false है। हमको NDP एट मार्केट प्राइस नहीं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, ये वर्ड रॉन्ग हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनकम मेथड से कभी भी NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है, मार्केट प्राइस नहीं। ओ, इफ गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड अ सब्सिडी टू एनकरेज प्रोडक्शन इट विल लाइकली टू रिजल्ट लोअर प्राइस। गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने से मार्केट में प्राइसेस कम हो जाती हैं। हाँ, सब्सिडी का मतलब है गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रही है चीजों को सस्ता करने के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 is false, 2 is true, A is the answer. 15, the dash measures national income as total spending on final goods and services produced in the year. Guys, total spending का मतलब खर्चा ना, खर्चे की बात करें, it's an expenditure method. Definition पे ध्यान दो, 15, which method of national income accounting is based on principle that gross domestic product is equal to sum total of gross value added total the firms in the country's economy. सारी टोटल का ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलती है एक ही चीज आता है, प्रोडक्शन मेथड, बी इज द आंसर। नाउ which are the following is the correct form of measuring GDP? Correct form of measuring GDP at expenditure method. तो C plus I plus G plus X minus M तो ये आंसर है, C plus I plus G plus X minus M, ये M minus X बराबर, ये भी ठीक ही था, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, क्योंकि NFI बराबर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये माइनस रॉन्ग है,
ये माइनस रॉन्ग है, ये माइनस रॉन्ग है। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 CSET में 2022 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? NNP एट मार्केट प्राइस और GNP एट मार्केट प्राइस, N और G ग्रॉस और नेट का फर्क है ना, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन होगा। ये माइनस इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, एक मिनट, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये रॉन्ग है क्योंकि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये साइन रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। बी इज द आंसर। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्टरनेटिवली नॉन एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डिविडेंड, नेशनल एक्सपेंडिचर, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट हाँ, एट मार्केट प्राइस नो, एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ना, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यस बराबर। तो इसी के साथ मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया। गाइस, पार्ट 1 को रिवीजन करने के लिए सिर्फ चाहिए 15 मिनट, बराबर। मैंने आपको एक्सप्लेन ज्यादा कर दी, लेकिन 15 मिनट में हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। पार्ट बी इज इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। अब इसमें ना कभी कभी MCQs में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है, तो वो देख लो। अब फटाफट देखो, व्हाट इज GDP। तो GDP तो यू पीपल नो, ठीक है। नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन है वही GDP का डेफिनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन GDP दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज। एक होता है GDP एट करंट प्राइस और एक होता है GDP एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, सर GDP तो GDP होता है, यस। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी वो लोग आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। नाउ NDP एट कांस्टेंट प्राइस एट करंट प्राइस, NNP एट कांस्टेंट प्राइस एट करंट प्राइस, ठीक है। वो NDP बोले, NNP बोले, हम बात तो नेशनल इनकम की कर रहे हैं। नेशनल इनकम, GDP कुछ भी हो, दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, बराबर। नाउ करंट प्राइस का मतलब है जो करंटली इस साल प्राइस थी प्रोडक्ट्स की, उसी के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली नेशनल इनकम। मतलब हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया, बराबर, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आपने करंट प्राइस पे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए तो उसे हम कह देते हैं GDP एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाता है। लेकिन आपको पता है इन्फ्लेशन कभी भी रियल ग्रोथ नहीं दिखाता, यस। नाउ इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर आपकी इनकम बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी है कंट्री में, बराबर, अपनी ग्रोथ हुई नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ग्रोथ को नलीफाई कर देता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहता है कि फिर रियल ग्रोथ कैसे देखें, ठीक है। इन्फ्लेशन कभी भी रियल ग्रोथ तो चेक, और नेशनल इनकम का पर्पस ही क्या है? टू फाइंड आउट कि हमने एक्चुअली इस साल कितना ग्रो किया, बराबर। तो फिर एक फॉर्मूला और निकला जिसमें हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो सर इन्फ्लेशन को इग्नोर करने के बाद भी नेशनल इनकम निकलता है, यस। अगर आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दें और फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो उसे कहते हैं GDP एट कांस्टेंट प्राइस। इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन, इग्नोर्स इन्फ्लेशन। पीछे स्पेस नहीं आया, ठीक है। लेकिन सर इन्फ्लेशन को इग्नोर कैसे करते हैं? देखो, आपको पता है ग्रोथ, नेशनल इनकम का एक ही पर्पस है, हमको ये देखना है कि हमने पिछले साल में से, पास्ट ईयर से ये साल कितना ग्रो किया ना। बेसिकली देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका 12th का रिजल्ट आया कि नहीं आया? यस। हमारे घर वालों ने भी हमको जज किया, ठीक है, कि इस साल आपने कितना ग्रो किया। तो कहने से आपके 12th के रिजल्ट को 10th के रिजल्ट से कंपेयर किया गया। तो 10th तुम्हारा क्या था? पास्ट, और ये क्या था? प्रेजेंट, हाँ कि ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10th में 65% आए थे और 12th में 72% आए हैं। तो घर वाले क्या जज करेंगे? ओ मतलब 2 साल में प्रवीण ने, ठीक है, कितना परसेंट ग्रोथ किया? 7%। मतलब उन्होंने मुझे पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर किया कि नहीं। हम भी, गवर्नमेंट भी नेशनल इनकम, आज की नेशनल इनकम को पास्ट से कंपेयर करती है। जब आप पास्ट ईयर का प्राइस लेते हैं ना, उसे कहते हैं बेस ईयर।
आप जिस ईयर से कंपेयर करना चाहते हैं उसे बेस ईयर कहते हैं। तो हम बेस ईयर के प्राइस को करंट प्राइस मान लेते हैं और फिर करंट ईयर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो जब आप पास्ट ईयर की प्राइस पे करंट ईयर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसे कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। आपने इन्फ्लेशन को क्या कर दिया, इग्नोर। तो इसमें बेस ईयर लिया जाता है, बराबर। तो एक चीज सुनो, करंट ईयर में नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है? करंट ईयर की नेशनल इनकम दो तरीके से बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से और क्वांटिटी के भी बढ़ने से। लेकिन प्राइस के बढ़ने से जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसे करंट प्राइस कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में प्राइस को तो हमने कांस्टेंट मान लिया क्योंकि इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया। तो रियल जीडीपी सिर्फ तब बढ़ती है जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है। और गाइस एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ तब होता है जब क्वांटिटी बढ़े और नेशनल इनकम बढ़े। तो व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस क्वांटिटी वाइज and national income increases, it's called national income increase at a constant price. But when price increases or national income increases due to increase in price, it's called nominal GDP. तो GDP at current price को nominal GDP कहते हैं, GDP at constant price को real GDP कहते हैं, बराबर। real का मतलब real growth। ओ, तो real growth कौन दिखाता है? constant price, बराबर। तो इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन का फर्क होता है। फाइन, नाउ अब आ जाओ जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम में 3 बार एमसीक्यू आया हुआ है। क्या बात करो, यस, जीडीपी डिफ्लेटर क्या काम आता है? डिफ्लेटर नाम है, ये इन्फ्लेशन कंसीडर कैलकुलेट करने को काम आता है। लेकिन इन्फ्लेशन की 2 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी, बट ये करंट डेटा नहीं बताता, ये 2 नेशनल इनकम के बीच में की महंगाई कैलकुलेट करता है। सर मतलब कि भाई आपको अपनी ग्रोथ 2023 का नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना है 2020 से, तो दोनों के बीच में 3 साल में महंगाई तो बड़ी होगी ना। इन दोनों के बीच में की कितनी महंगाई है, बराबर, उसे हम डिफ्लेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइस, रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। अरे हेलो, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि जीडीपी आए, दे माइट यूज वर्ड जीएनपी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जीएनपी को जीएनपी से कंपेयर कर लेंगे, पर वी कॉल इट जीडीपी डिफ्लेटर। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, बराबर। नॉमिनल जीडीपी ऊपर, रियल जीडीपी डिनोमिनेटर में इनटू 100। ओके, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि हमारे इंडिया में एक आदमी ने कितना कमाया, बराबर है। इट इज एन एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, एवरेज बेसिस पे। ये रियल पिक्चर नहीं बताता, लेकिन नेशनल इनकम में, बराबर, नेशनल इनकम 144 करोड़ की इनकम है, लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा कमाया, कुछ लोगों ने कम कमाया, कुछ लोगों ने कमाया ही नहीं, लेकिन मुझे एवरेज निकालनी है। तो आप नेशनल इनकम को लेंगे, जिस साल की नेशनल इनकम को लेंगे उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देंगे। तो मान लो नेशनल इनकम ऑफ 2023, तो डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ 2023, आपको पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए बोला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या काम आता है? हमारे इंडिया में ये इंडेक्स कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैलकुलेट करने को काम आता है। यस, रियलिटी में, करंट में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज, बराबर, अभी के तारीख में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, कंट्री में महंगाई है कि सस्ता है, ये गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द एक्चुअल इंडेक्स विच इंडिकेट्स कि कंट्री में महंगाई हो रही है कि सस्ता हुआ है। नाउ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? नाउ कॉस्ट ऑफ बास्केट। बास्केट का मतलब क्या? सुनो, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती, बराबर है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना शेयर मार्केट, ठीक है, मैं आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। सेंसेक्स, बीएससी का इंडेक्स कौन है? सेंसेक्स। जब सेंसेक्स बढ़ता है तो लोग कहते हैं बीएससी का मार्केट बढ़ा, जब सेंसेक्स गिरता है तो लोग कहते हैं बीएससी का मार्केट गिरा। लेकिन सेंसेक्स कितनी कंपनियों पे चलता है? 30 कंपनीज, तो सेंसेक्स का बास्केट 30 कंपनीज का है। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, जब निफ्टी बढ़ता है तो लोग कहते हैं एनएससी का मार्केट बढ़ा, राइट। तो निफ्टी 50 कंपनीज पे चलता है, तो निफ्टी 50 कंपनियों को लेकर इंक्रीज और डिक्रीज बताता है। सिमिलरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी, अच्छा, निफ्टी का बास्केट 50 कंपनीज का है, उसको बास्केट कहते हैं, ग्रुप। यहां पे बास्केट कहा गया है, यहां पे बास्केट 100+ कमोडिटीज का है। 100 कमोडिटीज के जब भाव बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके एवरेज को महंगाई और डिफ्लेशन से कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ करंट ईयर, करंट मतलब नॉमिनल, बेस ईयर मतलब रियल, ठीक है, इनटू 100।
तो आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, एक बार एग्जाम में आ चुका है। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, ऑल ऑफ यू। जीडीपी डिफ्लेटर, पर कैपिटा इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यूज आए हुए हैं, फटाफट देख लो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following formula is called disposable income? Guys, disposable income is nothing but it's a personal income minus income tax. Income tax को direct tax भी कहते हैं, ये एक और टर्म है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स को निकालने के बाद जो पैसा मेरे पॉकेट में बचता है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नाउ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर एडेड? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। हाँ, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें, ठीक है, सारे गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू को ऐड किया जाता है? प्रोडक्शन मेथड, जिसे आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। नाउ रियल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बराबर, इज ऑफन कंसिडर्ड एज ट्रू इंडिकेटर of economic development. Real GDP changes only with one factor, namely real GDP actually real growth बताता है। real GDP किसकी वजह से चेंज होता है? प्राइस की वजह से कि क्वांटिटी की वजह से? गाइस, रियल GDP या फिर GDP एट कांस्टेंट प्राइस सिर्फ एक ही चीज से चेंज होता है, क्वांटिटी के प्रोडक्शन से। तो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया। देन CACT अगस्त में आ चुका है। In a particular year, value of nominal GNP of an economy was 9,000. Nominal GNP बराबर मतलब GNP या GDP कुछ भी बोले, nominal का मतलब है constant price. And the value of GNP of that economy during the same year evaluated at a price of the base year. Base year का मतलब constant price 10,000 करोड़. GNP डिफ्लेटर, ओ अब नॉर्मली हमने पढ़ा है GDP डिफ्लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा? जीएनपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीएनपी अपॉन जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीएनपी इनटू 100। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ओरली सॉल्व करना है। तो नॉमिनल जीएनपी कितना है? 9000, अरे बराबर, यस। रियल जीएनपी बेस ईयर मतलब रियल अपॉन 10,000 इंटू 100, तो लॉजिकली 90% आपका आंसर आएगा। तो 90% इज द आंसर। तो प्लीज जीडीपी डिफ्लेटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ के जाना। एक चीज और बता दूं, कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर, दे गोइंग टू यूज वर्ड बेस ईयर या बेस प्राइस, ठीक है, इधर भी और इधर भी। बेस प्राइस मतलब दे कैन यूज वर्ड कांस्टेंट प्राइस, ओके प्लीज, फाइन। तो ये हुए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से बढ़ता है, कांस्टेंट प्राइस सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके ऊपर एमसीक्यूज। अब एक छोटा सा टॉपिक और, पार्ट सी, हालांकि पार्ट सी करके कुछ है नहीं, पर मैंने डिवाइड किए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट एडेड इन नेशनल इनकम? कौन से ऐसे ट्रांजेक्शंस है जो नेशनल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं किए जाते? आपने पढ़े हैं, बट फिर भी मैं बता दूं, जिसको कंसेप्चुअली याद रखना है ना कि कौन से ट्रांजैक्शन नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते, कभी नहीं, बराबर। ये 6-7 ट्रांजैक्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक चीज जिसको याद है वो सारे एग्जांपल्स में कभी कंफ्यूज नहीं होता। एक, गाइस, नेशनल इनकम तब बढ़ता है जब एक्चुअली में कुछ प्रोडक्शन हुआ हो, एक्चुअल प्रोडक्शन, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो ही नेशनल इनकम में ऐड होगा। ये थंब रूल है। अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसमें एक्चुअल गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, वो कभी ऐड नहीं होते। तो ये 6 वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज का कभी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, इसलिए कभी इंक्लूड नहीं होता। रट्टा मारने वालों को ऐसा लगता है कि यार ये सब याद कैसे रखेंगे, बराबर ना। इतनी सारी एग्जाम्पल, या तो आप रट्टा मार लो, लेकिन रट्टा मारने में वो नए एग्जाम्पल्स पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप लॉजिकली याद रखोगे तो आपको इनको, आप हर एग्जांपल में अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। क्या एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है? यस, तो ऐड होगा। क्या एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है? नो, तो ऐड नहीं होगा। ओके, तो देखो, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज,
नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज में एक्चुअली गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है लेकिन उनकी मनी वैल्यू नहीं होती, इससे नेशनल इनकम नहीं के अंदर ऐड नहीं होता। जैसे सर्विस ऑफ मदर, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, सर्विस ऑफ फ्रेंड्स, बराबर। यहां पे सर्विस जनरेट हुई है एक्चुअली में, लेकिन मनी वैल्यू नहीं है उसकी, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन है। तो नेशनल इनकम में मनी वैल्यू नहीं है तो फिर ऐड कैसे करें, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जाता। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल डबल काउंटिंग हो जाता है, इसके लिए ऐड नहीं करते क्योंकि किसी का फिनिश गुड्स है तो बराबर, तो आप याद रखें, इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू माइनस कर देते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन मतलब खाली प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बराबर, तो फिर रियल ग्रोथ कैसे दिखेगा, नॉट अलाउड। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम में पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन गुड्स और सर्विस का एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो पेंशन, गिफ्ट्स, डोनेशंस, बराबर, ये सब कभी ऐड नहीं होते। इलीगल इनकम्स, अब इलीगल इनकम्स, बराबर, जिसमें एक्चुअली गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ होगा, बराबर ना, बट उसे इलीगल माना है इसलिए ऐड नहीं किया जाता। जो चीजें इलीगल है अगर उसको नेशनल इनकम में आप ऐड करके उसको ग्रोथ में कंसीडर करोगे तो फिर तो आप इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो ना, इसके लिए ऐड नहीं हो सकते। लेकिन इसमें रियली गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड मशीनरीज, ऐसे वर्ड्स आएंगे। सेकेंड हैंड को दूसरी बार ऐड कर रहे हो, पहली बार जब फर्स्ट हैंड प्रोडक्शन हुआ था तो ऑलरेडी ऐड हो चुका था, दूसरी बार ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा ना, डबल काउंटिंग, इसके लिए इसको ऐड नहीं किया जाता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये फ्री की इनकम्स है जिसमें लिटरल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हुए, इसे आप ट्रांसफर इनकम कह सकते हो। पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, ये सब कभी भी ऐड नहीं होते। आगे आप सब्सिडीज भी ऐड कर लो, सब्सिडीज भी कभी भी ऐड नहीं होती, बराबर, फ्री का पैसा है ना। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ये कभी ऐड नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूं, कुछ चीजें ऐड होती हैं ना, 3 चीजें लिख रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाए तो प्लीज, फॉलोइंग थिंग्स एडेड इन नेशनल इनकम, आप इन 3 चीजों को याद रखो। नाउ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है तो फिर वो चीजें ऐड होंगी। जैसे फार्मर्स खेती में खेती करके क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसमें से कुछ मार्केट में बेचते हैं, कुछ घर में रख लेते हैं। रियलिटी में प्रोडक्शन तो हुआ था, तो जो घर पे रख लिया है खुद के कंजम्पशन के लिए, वो गवर्नमेंट को डेटा मिला ही नहीं, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ था इसलिए ऐड करेंगे। सेकेंड, इंप्यूटेड रेंट, अब ये नेशनल इनकम है पर ऐड होती है, इंप्यूटेड रेंट ऑन ओन्ड हाउस, ठीक है। और थर्ड, इंप्यूटेड रेंट के बाद थर्ड है नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम्स, ये ऐड होती है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम्स, अब ये मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ यहां पे एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, कभी ऐड, फाइनेंशियल मार्केट कभी ऐड नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये कभी ऐड नहीं होती क्योंकि खाली ट्रांसफर ऑफ मनी है। लेकिन शेयर्स पे डिविडेंड मिलना ऐड होगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलना ऐड होगा, बट डिबेंचर और शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाना वो खाली मैनिपुलेशन है, एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट कभी ऐड नहीं होते, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें याद रखना। तो क्या चीजें ऐड नहीं होती और क्या चीजें ऐड होती हैं, प्लीज 2 बार शांति से पढ़ना। इसके ऊपर एमसीक्यूज आए हुए हैं, देखो क्या लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नेशनल इनकम, कौन सी चीज नेशनल इनकम को लेकर ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द ईयर्स टाइम। नेशनल इनकम, ठीक है, मनी वैल्यू है जो ऐड करके बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, तो ये तो ट्रू है। तो ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे तो नॉट ट्रू चाहिए। इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, नेशनल इनकम में वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट ऐड होता है क्या, यस, तो ये भी ट्रू है, इससे अपना आंसर नहीं है। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टरी इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, क्या NFI ये इंक्लूड होता है क्या, हाँ फॉर्मूले में है, तो ये भी ट्रू है, अपना आंसर नहीं है। इट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल क्या इंक्लूड होता है, नहीं, रॉ मटेरियल
एक्सक्लूड होते हैं, दिस इज द आंसर, ये फॉल्स है, बराबर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ गुड्स, ये तो ऐड होता है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, ये ऐड नहीं होता क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी ऐड नहीं होता, ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड, तो बोथ बी एंड सी इज द आंसर, ये आंसर होगा। गाइस इसी के साथ नेशनल इनकम हुआ कंप्लीट। होप आप लोग को मेरे लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं। गाइस अगर एक्चुअली आपको मेरे लेक्चर्स फास्ट ट्रैक, इसको आप रिवीजन कहते हैं, क्रैश कोर्स कहते हैं, हम आप योद्धा लोगों को योद्धा रिवीजन कहते हैं, बराबर। अगर एक्चुअली यूजफुल है तो प्लीज मुझे इंटीमेट करना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखने वाला हूं। बाय। शाम को एग्जाम है, आज 9 o'clock को नाइट में एग्जाम देना नेशनल इनकम पे, पक्का। बेस्ट ऑफ लक।